इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में। तो कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में डिस्चार्ज का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है उसको जब हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, क्या क्या मोड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला मोड पे। पहला मोड क्या है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के संबंध में, वो है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। अब बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन जनरल है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। होता क्या है बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है ये समझिए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टी है, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जिस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगर वो बात का फुलफिलमेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है ए और बी के बीच में वो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस बात को लेके कि ए जो है बी को कुछ सर्टेन गुड्स सप्लाई करेगा और बी उसके बदले में ए को कंसिडरेशन देगा, सम ऑफ अमाउंट देगा। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो यहां पे अगर ए वह गुड्स बी को दे देता है और बी उसका कंसिडरेशन ए को दे देता है, तो क्या माना जाएगा कि दोनों ने अपना जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर दिया। दैट मीन्स कि जो प्रॉमिस ए ने किया था बी के प्रति और बी ने जो प्रॉमिस किया था ए के प्रति, अगर उस प्रॉमिस को फुलफिल कर देता है पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है, तो बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस क्या माना गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था एक दूसरे के प्रति पार्टी का, वो खत्म हो गया। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा जो मोड है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, बाय वे ऑफ ब्रीच। अब ब्रीच के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो ब्रीच तब होता है जब जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इसमें ए क्या करता है, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने से मना करता है। तो ये क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा कि उसने अपने द्वारा जो उसका जो ऑब्लिगेशन था, जो उसका दायित्व था, उसको क्या किया, उसको निर्वाह करने से मना किया। तो ये क्या माना जाएगा कि उसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहे होते हैं तो हमको यह समझना जरूरी है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा बाय वे ऑफ ब्रीच तो उसमें एक पार्टी हमेशा फॉल्ट करता है, दोनों पार्टी की तरफ से फॉल्ट नहीं होता, एक पार्टी फॉल्ट करता है। ठीक है, अब आइए कि ब्रीच कितने प्रकार का होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार ब्रीच दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है ये समझिए सिंपल एग्जांपल के साथ। अगर मान लीजिए ए अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दे, कब, उस डेट को जिस डेट को उसको प्रॉमिस को परफॉर्म करना था, तो यहां पे ए के द्वारा जो ब्रीच हुआ वो कैसा है, वो एक्चुअल इन नेचर है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बात करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच का, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है कि ए अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दे, जिस डेट को उसको प्रॉमिस को परफॉर्म करना था उस डेट से पहले अगर मना करे तो ऐसे ब्रीच को हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में जो पार्टी फॉल्ट नहीं करता है उसके पास सिर्फ एक ही रेमेडी है कि वह कॉम्पनसेशन का मांग करे। वहीं दूसरी ओर जो पार्टी फॉल्ट नहीं करता है और एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में उसके पास दो रेमेडी होता है। पहला तो वो उस ब्रीच के आधार पर जो उसको डैमेज हुआ उसका कॉम्पनसेशन मांगे, या दूसरा कि वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही रिजाइन कर दे। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट। अब देखिए जो एंटीसिपेटरी ब्रीच का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 से रिलेटेड है। तो हमको समझना है बेसिकली एंटीसिपेटरी ब्रीच जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच
में जो पार्टी फॉल्ट नहीं करता है, जिसने कोई अपने दायित्व को निर्वाह करने में कोई कटौती नहीं किया है, ठीक है, जिसका कोई फॉल्ट नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने में, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने में, उसके पास एंटी सैनिटरी ब्रीच के केस में दो रेमेडी होता है। पहला क्या होता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दे, ठीक है। तो आपको यहां पे समझना है कि पहला जो रेमेडी है उससे जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो क्या है, वो है होचेस्टर वर्सेस डेलाटोर का, और दूसरा है फ्रोस्ट वर्सेस नाइट का। ये दो इंपॉर्टेंट केस लॉ है फर्स्ट रेमेडी से रिलेटेड, जो क्या है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में जो पार्टी फॉल्ट नहीं किया है वह कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकता है। क्लियर है। दूसरा जो रेमेडी है वो क्या है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं करे, वो कॉम्पनसेशन का मांग कर ले जो भी डैमेज उसको हुआ है ब्रीच के आधार पे, ठीक है। दूसरे पार्टी जिसने ब्रीच किया उस ब्रीच से उस पार्टी जिसने कोई फॉल्ट नहीं किया था अगर उसको कोई डैमेज हुआ है तो सिर्फ वह कॉम्पनसेशन का मांग कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, रिजाइन नहीं करेगा। तो इस सेकेंड रेमेडी से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो क्या है, वो है एवरी वर्सेस बो डाउन का केस, ठीक है। आपको केस लॉ याद रखना है। मैंने यहां पे 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ का जिक्र किया है। तो फर्स्ट रेमेडी कि वह रिजाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है आपको जानना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा केस का क्योंकि टाइम कम है, वीडियो लेंदी हो जाता है। मैं केस बता दिया हूं, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बुक में जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो रेमेडी पहला जो रिसेशन का जब हम लोग बात किए उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ वो क्या है, वो है होचेस्टर वर्सेस डेलाटोर का, और दूसरा क्या है फ्रोस्ट वर्सेस नाइट का। वही दूसरी ओर जो दूसरा रेमेडी है कि जो पार्टी फॉल्ट नहीं किया है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में कॉम्पनसेशन का मांग करेगा, सिर्फ रिजाइन नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस लॉ वो क्या है, वो है एवरी वर्सेस बो डाउन का। क्लियर। अब आते हैं तीसरा रेमेडी, तीसरा मोड पे जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो है बाय वे ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अब मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वह बात ही इम्पॉसिबल हो गया। दैट मीन्स वह मैटर, जिस मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस मैटर को फुलफिल ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उस पर परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो कि हम तुमको ताजमहल गिफ्ट करेंगे, ठीक है, और ताजमहल तुमको बेचेंगे, माफ कीजिएगा, ताजमहल तुमको हम सेल करेंगे, क्लियर है, उसके बदले में तुमसे हमको कंसिडरेशन चाहिए, तो क्या यहां पे ए बी को ताजमहल सेल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहां जिस मैटर को लेके हुआ है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो उसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बाय वे ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर होता है क्या होता है, वॉइड इन नेचर होता है, ठीक है। मैं फिर से एग्जांपल के साथ दूसरा एग्जांपल देता हूं हमको इम्पॉसिबिलिटी के संबंध में कि मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है किस बात का, कि ए को सी का मर्डर करना है, ठीक है। तो ये एक्ट क्या है, फॉरबिडन है बाय लॉ, इम्पॉसिबल है करना इसको, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, बाय वे ऑफ इम्पॉसिबिलिटी डिस्चार्ज माना जाएगा। और ऐसा नेचर क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइड इन नेचर होता है। और जब हम लोग बात करते हैं इम्पॉसिबिलिटी के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज का, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक मैक्सिम है जिसपे बेस्ड है। वो मैक्सिम क्या है, ये लिख लीजिए आप लोग। वो मैक्सिम है लेस नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। ये वही मैक्सिम है, लेस नॉन कॉजिट एंड इम्पॉसिबिलिया। इसका मतलब क्या होता है, अ लॉ डज नॉट कंपेल अ पर्सन और अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू। दैट मीन्स जो लॉ है कभी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं कर सकती है वह काम करने के लिए जो वो नहीं कर सकता है। और इसी मैक्सिम पे बेस्ड है हमारा ये तीसरा मोड। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो है सेक्शन 56 में। अब इम्पॉसिबिलिटी कैसे होता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। इम्पॉसिबिलिटी 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनिशियल, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जिस मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मैटर इम्पॉसिबल है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। जैसे
कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ताजमहल को सेल करना है इस बात का, तो फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है, वो इम्पॉसिबल है वो परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये वह एग्जाम्पल इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का जब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, जिस टाइम हुआ था उस टाइम वो क्या था, वो फुल्ली फुलफिल्ड हो सकता था, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल था। लेकिन कुछ ऐसा सुपरवेनिंग इवेंट हुआ जिसके कारण अब वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो नहीं सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए बी के लिए पेंटिंग करेगा, लेकिन अब यहां पे ए बीमार पड़ गया कि अब इतना बीमार पड़ गया कि वो पेंटिंग कर नहीं सकता है। तो यहां जिस डेट को हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में, उस डेट को एक फिट था कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, वो पेंटिंग कर सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सीरियसली इल हो गया, बीमार पड़ गया, अब वो पेंटिंग को बना नहीं सकता है। तो यहां पे इम्पॉसिबिलिटी कब अराइज हुआ, सब्सिक्वेंटली आफ्टर मेकिंग दी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो इस ग्राउंड पे भी क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए जब हम लोग सेक्शन 56 का बात करते हैं और इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो इंग्लिश लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसका संबंध सेक्शन 56 से ही है। क्लियर है। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बात उठा तो वो होता क्या, ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई इवेंट हुआ, घटना घटा जिसके कारण अब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो नहीं पाएगा, इसको ही हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट जो है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट एंड इनोवेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 62 के साथ। अब मान लीजिए ए और बी बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और इनोवेशन कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ये समझिए। दोस्तों जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। और होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, हुआ एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल है बाय लॉ। क्लियर है। अब देखिए बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक है, क्लियर है। अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ए और बी कहता है कि नहीं, जिस मैटर को लेके पहले हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, दोबारा एग्रीमेंट कर रहा है किस बात को लेके कि पहला वाला जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फुलफिल करने का कोई जरूरत नहीं है, अब जो दूसरा एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हुआ है उसको फुलफिल करना है। तो जैसे दूसरा एग्रीमेंट हुआ, पहला वाला एग्रीमेंट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट जो वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्स होता बाय लॉ, और वो एग्रीमेंट इन्फोर्स हो चुका था, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। अब जिसने दोबारा जब एग्रीमेंट हुआ कि नहीं पहले वाले एग्रीमेंट को फुलफिल, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जाएगा, अब जो दोबारा हम लोग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको फुलफिल करना है, तो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए ने बी से 1000 कर्ज लिया, ठीक है, जिसको उसको चुकाना था, ठीक। इस बात का एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के आधार पर ए ने बी से कर्ज लिया 1000 रुपया। बाद में ऐसा कुछ इवेंट घटा जिसके कारण जो बी है जिसने कर्ज लिया इसे, वो 1000 चुका नहीं सकता है, ठीक है। तो ए बोलता है बी को कि ठीक है तुम 1000 चुका नहीं सकते हो, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, हमको तुम 500 रुपया ही चुकाओ, ठीक है। तो यहां पे फ्रेश एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, 1000 नहीं चुकाना है, तुमको 500 ही देना है जो तुमने हमसे लोन लिया था। तो पहले वाला एग्रीमेंट के आधार पर जो 1000 रुपया वो लिया था वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब वही जब लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी में टर्म यूज है नोवेशन। तो नोवेशन में क्या होता है, नोवेशन का मतलब समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है, फिर भी हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं, जानते हैं। नोवेशन का मतलब था चेंज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नोवेशन किस किस चीज का हो सकता है, तो सब्जेक्ट मैटर का भी हो सकता है, ठीक है, और पार्टी का भी हो सकता है। क्लियर है। तो नोवेशन के आधार पर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन एक मान लीजिए बी ने ए से कर्ज लिया और उस कर्ज को चुकाना है बी को, लेकिन ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस बात का हुआ कि नहीं तुम नहीं चुकाओगे तो कोई बात नहीं, तुमको सी हमको इस पैसा दे दे, ठीक है, तुम्हारे बदले सी हमको पैसा दे दे, तुमने जो कर्ज लिया था उसको चुका दे, सी चुका दे। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, बी के जगह पे कौन आ रहा है, सी आ रहा है। और ये हो कैसे रहा है, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट ही हो रहा है ए और बी के बीच में। तो आपको समझना क्या है कि जो नोवेशन हुआ इसमें क्या हुआ, पहला पार्टी चेंज हुआ, अब बी कर्ज नहीं चुकाएगा, उसके जगह पे सी देगा पैसा, बी जो लिया था ए से। क्लियर है। अब सब्जेक्ट मैटर का भी
नोवेशन हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है। मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि घर बनाना है बी को ए के लिए, लेकिन बाद में घर बनाना, पहला एग्रीमेंट हुआ घर बनाना है, तो घर कैसा बनेगा, तो ईटा गिट्टी बालू का घर बनेगा, ठीक है, पक्का हाउस बनेगा। तो ए और बी के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि बनना है हाउस, पक्का हाउस, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर को ही बदल दिया गया, अब पक्का हाउस ने कच्चा हाउस बनना है। तो अब ए और बी के बीच में जो पहला एग्रीमेंट था पक्का हाउस का, वो क्या होगा, खत्म हो गया, और जो कच्चा हाउस बनाने का जो दूसरा एग्रीमेंट था वो अब अस्तित्व में आ गया। इसलिए पहले वाला एग्रीमेंट क्या हुआ, जो वही एग्रीमेंट अगर इन्फोर्स हो जाए बाय लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है, तो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हो गया। तो आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट और नोवेशन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वह सेक्शन 62 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब आते हैं जो लास्ट मोड है कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज का, वो है बाय वे ऑफ नेग्लिजेंस। तो यहां पे नेग्लिजेंस कौन करता है ये समझिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए जो कॉन्सेप्ट है बाय वे ऑफ नेग्लेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 67 में मिलेगा आपको, ठीक है। ये होता क्या है कॉन्सेप्ट ये समझिए। 67 कहता है कि अगर प्रॉमिसी क्या करे, निग्लेक्ट करे प्रॉमिसर को अफोर्ड करने में रीजनेबल फैसिलिटी, इस बात के लिए कि परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा प्रॉमिसर के द्वारा, तो फिर इस आधार पे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाय वे ऑफ नेग्लेक्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, इसमें क्या होता है कि प्रॉमिसी को रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए किसको प्रोवाइड करना होता है, प्रॉमिसर को, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के संबंध में, ठीक है, कैसे नहीं करता है, नेग्लिजेंसी के आधार पे, तो फिर इस आधार पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझिए, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ए है वो प्रॉमिसी है, जिसको इसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है। देखिए यहां एक चीज और नोट कीजिए कि व्यक्ति जिसको प्रॉमिस होता है वो प्रॉमिसी नहीं कहलाता है, जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसी कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे बी प्रॉमिस किया ए को कि वो रिपेयर करेगा, क्योंकि यहां पे बी क्या कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है आप हमको कह रहे हैं कि मेरे घर में कहीं पे कुछ दिक्कत है, आप रिपेयर करो। बी को ए ने कहा, ध्यान से समझिएगा, ए ने बी को कहा कि आप मेरे घर में आओ और मेरे घर में कहीं एक दिक्कत है, रिपेयरिंग करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो आप आओ मेरे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को रिपेयर करो, ठीक है। अब यहां पे जो ये कहता है कि हम रिपेयर कर देंगे, ठीक है। जब बी पहुंचता है घर, तो यहां पे ए का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उस जगह दिखाए जहां पे डिफॉल्ट है, जहां प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए यहां पे ए उस जगह को दिखाता ही नहीं है जहां पे डिफॉल्ट है, जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जहां पे प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उस जगह को अगर ए नहीं दिखाता है, तो यहां पे अब जो बी है, जो प्रॉमिसर, वो कैसे परफॉर्म करेगा प्रॉमिस को, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो इस आधार पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे वो जो प्रॉमिसी है, जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया था, अगर वो बाय नेग्लिजेंसी के आधार पे, ठीक है, रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं हम नहीं बताएंगे, तो इस आधार पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 67 में क्लियर है। तो अब इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए टोटल 5 मोड जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है। और हम लोग हर प्रोविजन को एलोबोरेटली समझे और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, कहां दिया गया, क्या है, और रिलेटेड मैक्सिम भी हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।